हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज देखेंगे रीजनिंग टेस्ट सीरीज 53 का सॉल्यूशन। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, बकेट शब्द में BUCKET बकेट शब्द में अक्षरों के कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में ठीक उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में उनके बीच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमको करना क्या है, तो इस क्वेश्चन में हमको लेटर वही जो जोड़ा ढूंढना है वही हमको ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए जोड़ा ढूंढते हैं। तो BCDEF और G नहीं मिला, UVWXY नहीं मिला, CDE एक जोड़ा मिल गया हमको C और E। ठीक है, CD और E तो एक जोड़ा मुझे मिल गया C और E। उसके बाद KLM नहीं, EF नहीं मिला, इधर से इधर हमने पढ़ लिया। अब इधर से देखेंगे TUVWXY नहीं मिला, EFGHI नहीं मिला, KLMN नहीं मिला, CDE नहीं मिला, U भी नहीं मिला। यानी कि कुल मिलाकर के सिर्फ और सिर्फ एक जोड़ा मिला और उस जोड़ा का नाम है C और E। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन A। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया गया है, लिख रहा है इसमें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला यदि अंग्रेजी अक्षर जो कि 3 अंग्रेजी माह के शुरू में आता है, 3 ठो अंग्रेजी महीने के शुरू में आता है। क्या चीज़, तो अंग्रेजी महीना क्या होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें क्या बोला कि यदि अंग्रेजी अक्षर जो कि 3 अंग्रेजी माह के शुरू में आता है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो अब ऐसा कोई नहीं है जो कि जे है और कोई भी, आप देख लीजिए एफ से फरवरी, उसके बाद एफ से कोई भी दूसरा महीना नहीं, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीना नहीं है। उसके बाद आता है मार्च, तो मार्च आया, एक एम हुआ, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, मई में एम हुआ और मार्च में एम हुआ, 2 ठो हुआ। अब तीसरा होना चाहिए ना, तो तीसरा ढूंढिए आप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, कहीं भी नहीं है एम के बाद अगर हम आते हैं अप्रैल यानी कि ए से, तो ए से तो अब देख लीजिए आप, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त हुआ, अप्रैल और अगस्त 2 महीना हुआ। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कोई भी महीना नहीं है। यानी कि इसी तरह से आप जांच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यही है, जे ही है जो कि 3 महीने के स्टार्टिंग में आता है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद है अंग्रेजी का वह अक्षर जो कि 4 अंग्रेजी माह के अंत में आता है। तो ये देखिए, जनवरी के अंत में वाई आया, फरवरी के अंत में भी वाई आया, मार्च, अप्रैल, मई के अंत में भी वाई आया, जून, जुलाई के अंत में भी क्या आया, वाई आया। इसके बाद और किसी भी महीने के अंत में जो है वाई नहीं आता। जुलाई, अगस्त टी आता है, सितंबर इसमें भी आ रहा था, अक्टूबर यहाँ पर भी आ रहा था, नवंबर यहाँ पर भी आपको आ रहा था, दिसंबर में भी आ रहा था। लेकिन क्या बोला यहाँ पर कि अंग्रेजी में यहाँ पर जो बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए कि 4 अंग्रेजी माह के अंत में आता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाई जो है वो 4 अंग्रेजी महीने के अंत में आता है। अगर हम बात कर लें यहाँ पर जनवरी तो वाई, फरवरी तो भी वाई, मार्च तो मार्च में तो आ जाता है MARCH, मार्च में H, मार्च के बाद अप्रैल में आ जाता है आपको क्या चीज़, L, मई में Y आया, मई के बाद जून में तो E आ जाता है, जुलाई में E आ जाता है, अगस्त में T आ जाता है, सितंबर में आ रहता है, अक्टूबर में भी आ रहता है, नवंबर में भी आ रहता है और दिसंबर में भी आ रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक और लेटर ले सकते हैं, वह कौन सा है, तो आर भी जो है वो 4 ठो में आता है। ठीक है, तो अब हमारे पास सिचुएशन है कि अंग्रेजी का वह अक्षर जो कि 4 अंग्रेजी माह के अंत में आता है, तो वाई भी आता है और आर भी आता है। ठीक है,
और अंग्रेजी माह में 10वां माह के पहले, 10वां माह के पहले, तो 10वां महीना कौन है? अक्टूबर है। अक्टूबर का पहला लेटर ले लीजिए तो ओ, ठीक है। 10वां माह के पहले इन अक्षरों को व्यवस्थित क्रम में वास्तविक क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इनको क्या किया जाए? वास्तविक जो इसका क्रम है ABCDEFGH ... इसको वास्तविक क्रम में मुझे क्या करना है? तो व्यवस्थित करना है। तो चलिए हम अगर व्यवस्थित करते हैं इसमें तो JRY ये हो सकता है, JOR, क्योंकि O आएगा और उसके बाद R आएगा। एक ये हो सकता है और एक क्या होगा? तो एक होगा JO और Y। तो बताइए JOR नाम का कोई वर्ड होता है क्या? हम तो बाबू नहीं जानते हैं, आप लोग का तो पता नहीं, डिक्शनरी थोड़ा ढूंढ लीजिएगा कि JOR नाम से कोई वर्ड होता है कि नहीं होता है। लेकिन JOY देख लीजिए क्या बोला इसमें कि इन अक्षरों को वास्तविक क्रम में, वास्तविक क्रम मतलब ABCD का जो क्रम होता है वो क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो, ठीक है। तो JOY हमने व्यवस्थित किया तो एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, और जॉय मतलब होता है हर्ष उल्लास, इंजॉय करना, ठीक है, हर्ष उल्लास होता है, तो अर्थपूर्ण शब्द बन जाता है। तो अर्थपूर्ण शब्द बन गया JOY, जॉय मतलब होता है हर्ष उल्लास, ठीक है। तो अंग्रेजी में उस शब्द का अर्थ क्या? अब यहाँ पर हर्ष उल्लास को जो है अंग्रेजी में आप क्या कहिएगा? तो वेपन हथियार होता है, नहीं हुआ। विजल नहीं मालूम है, ये पोर्ट दर्पण, और ये प्लेजर मतलब होता है हर्ष उल्लास। इसका मतलब है कि जॉय का जो है हो जाएगा क्या चीज़? हर्ष उल्लास। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। लिख रहा है इसमें, यदि अप्रैल की 27 तारीख को शनिवार हो तो 22 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था? क्या बोल रहा है? अप्रैल के 27 तारीख को शनिवार है, ठीक है। तो जब बाबू 27 तारीख को है शनिवार का दिन, तो 22 दिन पहले, तो हम बात करते हैं इसमें कि किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुणज जोड़ते या घटाते हैं तो वही दिन वापस आता है। किसी भी दिन या तारीख में 7 या 7 का गुणज जब हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो वही दिन जब वापस आता है, तो हम इसमें से क्या करते हैं? 21 दिन घटा देते हैं। 27 तारीख को शनिवार है, हमने 21 दिन घटा दिया तो फिर से हो गया क्या चीज़? तो फिर से हो गया शनिवार, ठीक है। 27 दिन घटाए, 21 दिन घटाए, 7 या 7 का मल्टीपल घटाना तो वही दिन वापस आएगा। तो 21 दिन घटा दिए तो फिर से आया शनिवार। और हमको कितना दिन घटाना? कितने दिन पहले? पहले मतलब पीछे होता, घटाना होता है। हमको 22 दिन घटाना था तो 21 दिन घटाए तो शनिवार, एक दिन और घटा देंगे तो कौन सा दिन? एक दिन और घटा देंगे तो हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। लिख रहा है क्या इसमें, यदि वेडनेसडे शब्द के प्रथम यानी कि W, मध्यम तो 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, तो मध्यम हो गया E, और अंतिम हो गया Y, अंतिम, तथा स्वर को छोटे अक्षरों में, तथा स्वर को यानी कि वॉवेल को E और A, ये दो तो वॉवेल बचा, छोटे अक्षरों में तथा अन्य सभी व्यंजन अक्षरों कॉन्सोनेंट को बड़े अक्षरों में लिखा जाए तो निम्नलिखित में से इस शब्द को लिखने का कौन सा तरीका सही होगा? तो सबसे पहले तो वो W को लिखा छोटा, तो W देखिए इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा, तो ऑप्शन A और B तो नहीं होगा, ऑप्शन D और E होगा, C और D होगा। अब क्या है? E भी छोटा चाहिए तो E भी छोटा, E भी छोटा, D कैपिटल में चाहिए तो D कैपिटल में है, N कैपिटल में चाहे तो N कैपिटल में, यहाँ पर N देखिए स्मॉल लेटर में, खत्म हो गया, बचा कौन? ऑप्शन सी, यही हो गया आंसर। लेकिन अगर आपको आगे जांच करना है तो आप आगे जांच कर सकते हैं। E स्मॉल चाहिए तो स्मॉल, S और D कैपिटल में ही रहेगा, A और Y दोनों स्मॉल होना चाहिए, A और Y दोनों स्मॉल में है, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। लिख रहा है इसमें, निम्नलिखित अक्षरों के समूह में कौन सा अक्षर समूह दर्पण में अपने वास्तविक रूप में ही दिखेगा? दर्पण में जो है वह अपने वास्तविक रूप में ही दिखेगा, जैसे कि
एच का यदि आप दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो एच ही रहेगा, लेकिन यदि आर का आप दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो आर देखिए इस प्रकार से पलट जाता है। ठीक है, तो इसमें से ए भी है वो भी वैसा ही रहेगा, टी भी वैसे ही रहेगा, लेकिन एस तो नहीं रहेगा। तो यानी कि यहाँ जो एस दिया गया ऑप्शन ए में, तो ये तो बाबू गलत हो जाएगा। इसमें आर दिया हुआ, आर तो हम अभी तुरंत आपको दिखाए, आर भी गलत हो जाएगा। इसमें भी देखिए एस लिखा हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा। और इसमें देखिए भी जो कि मिरर इमेज में सेम रहेगा, ओ सेम रहेगा, ए एम, यानी कि हमारे ये जब ये 3 ऑप्शन गलत हो ही चुका था, जो बचा वही ना आंसर होगा। और वैसे भी आप इसको देखिएगा भी ओ ए एम ए ओ भी, तो आप देखिए दोनों में भी लास्ट में भी स्टार्टिंग में भी ओ ए और एम बीच में, यानी कि हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिख रहा है इसमें निम्नलिखित संख्याओं के श्रृंखला में कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 4 है हो लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हो। ठीक है, तो लिख रहा है क्या चीज़, ऐसे कितने 5 हैं जिसके ठीक पहले 4 हो, ठीक पहले में 4 हो लेकिन ठीक बाद में 3 नहीं हो। ठीक बाद में जो है 3 नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे ढूंढना क्या है, तो मुझे ढूंढना है 45। क्या ढूंढना है मुझे, तो मुझे ढूंढना है 45। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर 45 ढूंढते हैं। 45 यहाँ तो मिला, लेकिन बाद में 3 मिल गया, तो ये तो नहीं होगा। 45 यहाँ मिला, बाद में 3 नहीं मिला। 45 यहाँ भी मिला, बाद में 3 नहीं मिला। और 45 यहाँ भी मिला, बाद में 3 नहीं है, और इधर तो है ही नहीं, यानी कि कुल मिलाकर के कितने, तो कुल मिलाकर के 3। तो 3 तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। इसमें क्या लिख रहा है कि वाक्य के आधार पर कल्पना करते हुए कि प्रत्येक स्कूल के पास छात्र है। प्रत्येक स्कूल के पास क्या है, छात्र है। यह सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन पिछले कुछ टेस्ट में आया था पहले, और जिसमें कि लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन था कि प्रत्येक लाइब्रेरी में प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तक है, उसी टाइप का ये सवाल है। लिखा है कि वाक्य के आधार पर कल्पना करते हुए कि प्रत्येक स्कूल के पास छात्र है, यह सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो नंबर 1 है छात्र केवल स्कूल में है, तो ये बात तो गलत है, केवल यहाँ नहीं लगाना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए था छात्र स्कूल में है, लेकिन यहाँ केवल लगा दिया तो गलत हो गया। दूसरा है कोई भी स्कूल बिना छात्र के नहीं है, तो कोई भी स्कूल बिना छात्र के नहीं, और हमारे प्रश्न में लिखा हो कि प्रत्येक स्कूल के पास छात्र है। जब प्रत्येक स्कूल के पास छात्र है तो इसका सीधा मतलब है कि कोई भी स्कूल जो है वो बिना छात्र के नहीं है। ये ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा ऑप्शन, लिख रहा है स्कूल का अर्थ केवल छात्र के लिए है। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं कि स्कूल में टीचर भी तो आते हैं और नॉन टीचिंग स्टाफ भी तो होते हैं। तो यह बात कहना क्या है, गलत है, ऑप्शन सी भी गलत। ऑप्शन डी कुछ स्कूल में शिक्षक नहीं है, तो हमारे प्रश्न में शिक्षक का चर्चा भी नहीं किया है, हम इसका बात भी नहीं करेंगे। हमारे प्रश्न में बात किया गया विद्यार्थी का, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 8, लिख रहा है इसमें प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष है, 18 वर्ष से अधिक है तथा मतदाता के रूप में जिनका निबंधन हो गया है मत दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, यह ज्ञात करने के लिए कि मधु जो कि 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी, 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी, उम्र कितना चाहिए था 18, 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी, एक कंडीशन तो पूरा हो गया। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी, मत दे सकती है या नहीं, तो 20 वर्ष पूर्व पैदा हुई थी तो मत तो दे सकती है। अब हमको क्या चाहिए, तो प्रत्येक व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष है तथा मतदाता के रूप में उनका निबंधन हो गया है, तो एक कंडीशन तो वो 18 वर्ष वाला फुलफिल कर रही है। दूसरा कंडीशन है कि मतदाता के रूप में जिनका निबंधन हो गया है,
अब हमको पता करना है कि मधु का जो है निबंधन मतदाता के रूप में है कि नहीं। ये पता चल जाएगा तो हो जाएगा, उसको पता हमको चल जाएगा कि वह मत दे सकती है कि नहीं। तो नंबर 1 है मधु की जन्म तिथि, तो नहीं बाबू जन्म तिथि नहीं, जन्म का पता चल गया कि वो 20 वर्ष की है, ठीक है। दूसरा है मधु एक मतदाता के रूप में निबंधित है या नहीं। जी हाँ, यही जानकारी मुझे चाहिए था। यानी कि अगर हमको जानकारी 2 नंबर जानकारी का पता चल जाता है कि मधु जो है मतदाता सूची में मधु का नाम है कि नहीं है, उनका निबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये अगर पता चल जाता है तो ये हमारा प्रश्न का आंसर क्लियर हो जाएगा। इसीलिए हमको केवल जानकारी 2 का आवश्यकता है, हमको केवल जानकारी 2 का आवश्यकता, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिख रहा है इसमें कि निम्नलिखित अंक श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पर कौन सा अंक समूह आएगा, ठीक है। तो ये हमको बताना। तो आप देखें इसमें क्या हो रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 1 4 7 लिखा हुआ है। और आप बगल वाले में देखते हैं तो देखिए 1 तो 1 2 3 4 2 3 4 5 6 1 4 5 6 1 4, लेकिन 7 जो है इसमें नहीं है, 7 इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं 1 यहाँ पर है, 1 इसमें नहीं है, यानी कि एक बार लास्ट से हटाया, अब एक बार फर्स्ट से हटा रहा है। 2 3 4 2 3 4 5 6 1 4 5 6 1 4, यानी कि यहाँ से 1 हटा दिया, इसमें बाद बाकी सबको कॉपी कर दिया। पहले लास्ट से हटाया, अब फर्स्ट से हटाया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो 4 इस बार लास्ट से हटाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर लास्ट से नहीं हटाया है। आप देख लीजिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2 3 4 2 3 4 5 6 1 4 ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ से लास्ट से हटेगा, तो आप देखिए यहाँ पर 4 और ये 4 हटा दिया है ना। अब देखिए 2 3 4 2 3 4 5 6 1 5 6 1, लास्ट से 4 को यहाँ पर हटा दिया है। तो एक बार लास्ट से हटाया, फिर फर्स्ट से हटाया, फिर लास्ट से हटाया, तो अब की बार क्या करेगा, फर्स्ट से हटाएगा। फर्स्ट से यानी कि 2 को हटा देना है, और यहाँ पर लिखना क्या चीज़, यहाँ पर लिखना 3 4 5 6 और 1, 3 4 5 6 1, और 3 4 5 6 1 किस में दिया हो, तो ये दिया गया ऑप्शन सी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें कि कुछ लड़के दयालु हैं, कुछ ऐसे लड़के हैं जो क्या है, दयालु है। उसके बाद है अजय एक लड़का है। तो सबसे पहला कुछ लड़के दयालु हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कुछ लड़के दयालु हैं, और इसमें क्या क्या, अजय एक लड़का है। तो अजय एक लड़का है, तो इसका मतलब अजय यहाँ भी हो सकता है दयालु से बाहर, और अजय यहाँ भी हो सकता है दयालु और लड़का के अंदर, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष इस कथन से निश्चित तौर पर निकलता है। निश्चित रूप से क्या निकलता है हमको ये बताना। तो हम तो अभी निकाल रहे थे, अजय दोनों तरफ जा रहा है, लड़का के अंदर भी और दयालु और लड़का दोनों के अंदर भी। तो देखिए अजय निर्दयी है, ऐसा तो निर्दयी का तो हमारे प्रश्न में चर्चा ही नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा बोला अजय दयालु है, अजय दयालु हो सकता है, अजय दयालु नहीं भी हो सकता है, इसीलिए हम इसके बारे में नहीं कहेंगे क्या चीज़, गलत। ऑप्शन सी कुछ लड़के दयालु नहीं हैं। जी हाँ, इधर वाले लड़के तो दयालु हैं, लेकिन इधर वाले लड़के दयालु नहीं हैं, और ये बात क्या हो जाएगा, सही। साधारणतया लड़के दयालु होते हैं, साधारणतया क्या होता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लिख रहा है इसमें कुछ एक कक्षा के 1/3 विद्यार्थी मराठी बोलते हैं। 1/3 विद्यार्थी क्या करता है, 1/3 विद्यार्थी क्या करता है, तो वह मराठी बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, विद्यार्थियों का आधा भाग हिंदी जानते हैं, और आधा भाग क्या करता है, तो वह बाबू वह जो है हिंदी जानता है, ठीक, बहुत अच्छा। गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों का 2 गुना है।
यानी कि गुजराती अगर 2 विद्यार्थी बोलता है तो गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मराठी बोलने वाले विद्यार्थियों का दोगुना है। इसका मतलब है कि गुजराती यदि 2 विद्यार्थी बोलता है तो मराठी 1 विद्यार्थी बोलता है, तभी तो मराठी वाले से वो दोगुना है। विद्यार्थियों का 2/3 लड़कियां हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है? ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो हम देख रहे हैं, लिख रहा है सबसे पहला चीज़, एक कक्षा में 1/3 विद्यार्थी मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो 1/3 भाग जो है ये क्या है, तो ये मराठी बोलने वाला है। ठीक, इसके बाद क्या बोला, इसके बाद बोल रहा है कि विद्यार्थियों का आधा भाग हिंदी जानते हैं और कंप्लीट जो है उसमें से आधा भाग क्या करता है, तो हिंदी जानता है। तो हिंदी जानने वाला हो गया 1/2 विद्यार्थी जो क्या है, हिंदी जानता है। ठीक, इसके बाद क्या बोल रहा है, गुजराती बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या मराठी बोलने वालों का दोगुना है, तो मराठी बोलने वाला 1/3 है, तो इसका मतलब गुजराती वाला क्या होगा, 2/3, 2/3 भाग, तो 2/3 भाग हो गया आपको गुजराती। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास है कि विद्यार्थियों का 2/3 हिस्सा लड़कियों का है और 2/3 भाग जो है बाबू वो है लड़की, गर्ल। तो जब 2/3 भाग लड़की हो गई तो इसका सीधा मतलब है कि 1/3, 2/3 जब लड़की तो इसका मतलब 1/3 ही ना बचा, तो 1/3 क्या होगा, तो 1/3 हो जाएगा आपको लड़का। तो ये है हमारे पास डाटा। अब इसमें जो है ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला ऑप्शन है सभी मराठी बोलने वाले विद्यार्थी लड़के हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1/3 ये है 1/3 ये है, इसीलिए ये कोई ज़रूरी चीज़ थोड़े है कि दोनों 1/3 है तो कंप्लीट ये लड़का ही होगा, ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसीलिए ऑप्शन ए हो गया आपको 100% गलत। और इसके पीछे एक और रीज़न है, आप देख लीजिए, अगर 1/3 भाग टोटल का टोटल 1/3 यदि लड़का हो जाएगा तो क्या है, लड़की जो है 2/3, लड़की हिंदी मराठी नहीं बोल सकती है क्या? ये कोई ऐसा तो नहीं है कि मराठी नहीं बोल सकती है। और जो लड़का 1/3 है वो 1/3 लड़का में गुजराती बोलने वाला हिंदी बोलने वाला एक भी लड़का नहीं होगा। ये हमारे पास ऐसा जानकारी तो कुछ क्लियर नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ए हो गया गलत। ऑप्शन बी है मराठी बोलने वाले विद्यार्थी में से आधा विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। मराठी बोलने वाले में से आधा विद्यार्थी, तो हम अगर बात कर लेते हैं 1/2 का, 1/2 क्या है, हिंदी जानने वाला है, कंप्लीट में से 1/2 हिंदी जानने वाला है। तो उसमें से सारा का सारा जो ये जो बोल रहा है कि मराठी बोलने वाले विद्यार्थी में आधा विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, यानी कि 2/3 का आधा भाग, ये कहीं से क्लियर है क्या? कहीं से भी हमारे कथन से यह चीज़ क्लियर तो नहीं है कि 2/3 का 50% जो है वो हिंदी बोलेगा। यहाँ तो कंप्लीट का ना 50% है, तो कंप्लीट का 50% है तो उसमें से मराठी का भी तो कुछ अंश आ सकता है। इसीलिए यह जो है ऑप्शन बी जो है ये भी हो गया आपको गलत। ऑप्शन सी है, अब कुछ गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी जानते हैं। गुजराती बोलने वाला कुछ विद्यार्थी जो है वो हिंदी जानता है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं 1/3 मराठी बोलता है और 2/3 गुजराती बोलता है, तो ये तो आपको कंप्लीट दोनों मिला करके 100% हो गया। 2/3 गुजराती 1/3 मराठी, ये दोनों मिल जाएगा तो 100% तो हो गया। अब 100% तो मराठी और गुजराती दोनों मिल करके ही हो रहा, तो हिंदी वाला क्या गया, हिंदी वाला उसमें कॉमन जाएगा, यानी कि वो गुजराती, कुछ हिंदी वाला जो है गुजराती भी बोल सकता है, कुछ हिंदी जो है मराठी भी बोल सकता है। तो यहाँ पर सिचुएशन जो है कि कुछ गुजराती बोलने वाले विद्यार्थी हिंदी जानते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है सभी गुजराती बोलने वाले लड़कियां हैं। सभी गुजराती, क्योंकि ये भी 2/3 लड़की है और 2/3 ये गुजराती है, इसीलिए क्या ये कोई यहाँ तब तो पहला वाला भी सही हो जाएगा ना इस हिसाब से। तो यह भी क्या है गलत, यानी कि हमारे प्रश्न के लिए जो है ए, बी और डी गलत है और ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 36 विद्यार्थियों के एक वर्ग में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। यानी कि लड़का जो है वो है आपको कितना, तो 2, और लड़की हो जाएगी कितनी, तो लड़की हो जाएगी 1। ठीक है, ये नहीं कह रहा है 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। ठीक है, इस वर्ग में ही सरिता जिसका क्रमांक 19वां है, तो लड़का है 2 ठो, लड़की है 1 ठो, तो सरिता है, और सरिता का क्रमांक क्या है, तो सरिता का क्रमांक है 19वां। ठीक है, 19वां है। उसके ठीक पहले 13 लड़के हैं, तो 19 से पहले 13 ठो लड़का है। तो हम बात करें कि 19 से पहले तो कुल मिलाकर के 18 गो न विद्यार्थी, 18 स्टूडेंट में से 13 स्टूडेंट जो है वो क्या है, तो 13 स्टूडेंट है बॉय, यानी कि लड़का। ठीक है, 13 लड़के हैं। तो बताएं कि वर्ग में सरिता के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो ये तो चलिए ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं, सरिता एक लड़की खुद हो गई। सरिता से पहले 18 विद्यार्थी, क्योंकि ये 19वां नंबर पर है, तो सिंपल सी बात है, इससे पहले 18 विद्यार्थी होगा तभी ना 19 नंबर पर, 1 2 3 4 डॉट 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 17 18 तब ना 19। तो ये जब 19वें नंबर पर है सरिता, तो उससे पहले तो 18 विद्यार्थी होगा, उससे पहले तो 18 विद्यार्थी होगा। तो 18 विद्यार्थी में 13 गो लड़का है, तो 13 गो लड़का है, तो इसका मतलब लड़की कितनी, तो लड़की हो गई 5, गर्ल हो गई कितनी 5। सरिता से पहले 5 लड़की, सरिता एक लड़की 6, और 36 विद्यार्थी का बात है, तो 36 विद्यार्थी में 24 गो लड़का है और 12 गो लड़की है, क्योंकि यहाँ पर 2/1 का ना रेशियो है, तो 2:1 का रेशियो, तो 24 गो लड़का 12 गो लड़की। अब यहाँ पर क्या है, तो सरिता एक लड़की, सरिता से पहले 5 लड़की, तो 5 लड़की और 1 लड़की 6 लड़की, हमको टोटल पूरा करना है 12। तो इसका मतलब सरिता के बाद इधर कुल मिला के कितनी लड़की, तो सरिता के बाद 6 लड़की। तो 5 लड़की 1 लड़की 6 लड़की और 6 लड़की 12 लड़की। तो बोला गया बताएं कि वर्ग में सरिता के बाद में कितनी लड़कियां हैं, तो वर्ग में जो है सरिता के बाद कुल 6 लड़कियां हैं। आंसर इसका हो जाएगा 6, ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 लिख रहा है इसमें, मोहन दफ्तर के लिए 9:15 पर चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और 9:20 पर पहुंचता है, 9:15 पर चलता है और 9:20 पर वह पहुंच जाता है। ठीक है, बुधवार के दिन उसने शुक्रवार को जिस समय पर चलना प्रारंभ किया था, बुधवार के दिन उसने क्या किया, तो शुक्रवार को जिस समय पर चलना प्रारंभ किया था उससे 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। यानी कि शुक्रवार को वो जिस भी समय में गया है उससे यह क्या किया, 5 मिनट देर से गया। कब, तो बुधवार को। सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया, जिसमें शुक्रवार एक दिन था। ठीक है, तो अब क्या है, तो अब है 13 नंबर क्वेश्चन, उसने उस सप्ताह कितने दिन सही समय पर चलना प्रारंभ किया। तो देखिए प्रश्न में तो लिख रहा है ना कि सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया। तो देर से जब 5 दिन में से 3 दिन वह देर से ही चला, तो बचा 2 ही दिन ना, क्या बचा, तो 2 ही दिन। तो 2 दिन वो क्या करेगा, सही समय पर जाएगा, सही समय पर चलना प्रारंभ किया, यानी कि 2 दिन, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें लिख रहा है कि बुधवार को उसने कितने बजे चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, बुधवार को कितने बजे चलना प्रारंभ किया था, हमको ये जानकारी चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पर क्या है, तो हमारे पास प्रश्न में है कि मोहन दफ्तर के लिए 9:15 पर चलता था, 9:15 पर प्रारंभ कर देता था, वह चला जाता था और 9:20 पर वो पहुँच जाता था। ठीक है, बुधवार के दिन उसने शुक्रवार को जिस समय चलना प्रारंभ किया उससे 5 मिनट देर से चलना प्रारंभ किया। शुक्रवार को जिस समय में चला है उससे 5 मिनट देर, तो हमको अब शुक्रवार का टाइमिंग हमको ढूंढना है।
सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया। देर से चलना प्रारंभ किया, हम ये बात मानते हैं, लेकिन समय क्या है, कौन सा समय, कितना देर, 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, कितना देर। वह अगर 9:15 में चलता है तो 9:20 में पहुंच जाता है। उसको 5 मिनट लगता है अपने ऑफिस डेरा से ऑफिस जाने में, रूम पर से जहाँ वह रहता है घर से उसको 5 मिनट लगता है दफ्तर जाने में, ऑफिस जाने में। लेकिन वह अब देर से जा रहा है, तो देर से जा रहा है तो कितना देर से जा रहा है, 10 मिनट देर से जा रहा है, 1 घंटा देर से जा रहा है, 2 मिनट देर से जा रहा है, 5 मिनट देर से जा रहा है, 50 मिनट देर से जा रहा है, 2 घंटा देर से जा रहा है, 5 घंटा देर से जा रहा है। कितना मिनट या कितना घंटा वह देर से जा रहा है, ये क्या है, क्लियर। यह अभी तक हमको तो पता नहीं चला है। क्या लिखा है, बुधवार को के दिन उसने शुक्रवार को जिस समय चलना प्रारंभ किया, शुक्रवार को जिस समय चलना प्रारंभ किया उससे भी 5 मिनट देर किया हुआ बुधवार को। तो हमको तो शुक्रवार को कितना देर हुआ था ये तो पता करना पड़ेगा ना। तो लिखा है सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन उसने देर से चलना प्रारंभ किया। ठीक है, सप्ताह के 5 दिन में से 3 दिन वह देर से जाता है, तो कितना देर से जाता है, ये क्लियर है। तो चलना प्रारंभ किया जिसमें शुक्रवार एक दिन था, यानी कि शुक्रवार को वह लेट से जाता था, हम मान लिए, सब कुछ ठीक है। लेकिन कितना मिनट देर से या कितना घंटा देर से वह जाता था, ये तो हमारे प्रश्न में, ये तो हमारे कथन में कहीं भी क्लियर नहीं किया है, ये तो हमारे प्रश्न में कहीं लिखा हुआ है ही नहीं। तो जब ये लिखा हुआ नहीं है तो हम शुक्रवार को वह कितने बजे चलना प्रारंभ किया ये भी हमको पता नहीं चल रहा है। अगर यह पता चल जाता तब हम यहाँ पर बुधवार का टाइमिंग निकाल देते। तो हमको तो शुक्रवार को किस समय वह गया वो जानकारी चाहिए, तो ये जानकारी हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसका आंसर टिक आउट करेंगे, जानकारी अधूरी है। जानकारी क्या है, अधूरी है, ऑप्शन डी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। क्वेश्चन नंबर है 15, लिख रहा है इसमें, अगर हवा को हरा कहें, हरा को नीला कहें, नीला को आकाश कहें, आकाश को पीला कहें, पीला को जल कहें और जल को गुलाबी कहें तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या है। ठीक है, तो स्वच्छ आकाश का रंग होता है बाबू नीला, स्वच्छ आकाश का रंग होता है नीला। और नीला को हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, तो नीला को आकाश कहें, तो नीला को आकाश कहें तो हमारे प्रश्न का आंसर, तो स्वच्छ आकाश का रंग क्या होगा, तो स्वच्छ आकाश का रंग होगा आकाश। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा आकाश, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, लिख रहा है इसमें, एक विशेष फिल्म समारोह में 8 फिल्में JKLMNPQ और R दिखाई जाएगी। ठीक है, उन फिल्मों के दिखाने का क्रम नीचे बताए गए शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। अब क्या है इसमें, तो 8 फिल्म है टोटल, तो हम यहाँ देख लें 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब क्या बोल रहा है, उन फिल्मों को दिखाने का क्रम नीचे बताए गए शर्तों को पूरा करने वाला होना चाहिए। ठीक, N फिल्म L से पहले दिखाई जानी है, N फिल्म जो है वो L से पहले दिखाई जानी है। ठीक है, N फिल्म L से पहले दिखाई जानी है। तीसरी फिल्म के रूप में J दिखाई जानी है, तो पहला दूसरा तीसरा के रूप में J हो गया। अब हमारे पास यहाँ आगे बोला जा रहा है कि और 5वीं फिल्म के रूप में Q, तो चौथी और ये 5वीं के रूप में हो गया Q। N फिल्म P के तत्काल बाद दिखाई जानी, N फिल्म जो है P के तत्काल बाद, यानी कि P N और L तीनों लगातार हो जाएगा, तो P N L तीनों लगातार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर हो जाएगा N और यहाँ पर हो जाएगा L। इसके बाद N फिल्म P के तत्काल बाद दिखाई जानी है। P फिल्म कब दिखाई जा सकती है, तो P फिल्म जो है पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, P फिल्म जो है 6ठे नंबर पर दिखाई जा सकती है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्या किया गया है। तो इसमें जो हमारे पास है लिखा गया है, उन प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प के साथ बदलें जो पहले युग्म में लागू तर्क का पालन करता है। ठीक है, तो हमारे पास है 2011 और उसके बाद इधर लिखा हुआ 12। तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए 2011 में जो संख्या हमारे पास है 2 + 0 + 1 + 1, सबको आप जोड़ दीजिए, होगा कितना 4 × 3 कर देंगे, हो जाएगा 12। उसी प्रकार से 2 + 5 + 5 + 1 हो गया कितना, तो ये हो गया आपको 13, तो यानी कि 13। और 13 गुना क्या करेंगे, यहाँ पर जब गुना 3 किए तो यहाँ भी गुना 3 करेंगे, तो 13 × 3 कर देंगे, हो जाएगा 39, 39। और ये दिया गया ऑप्शन बी में। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लिख रहा है, कमला एक महत्वपूर्ण दूरदर्शन कार्यक्रम देखने के लिए अपना सभी गृह कार्य 10 बजे रात से पहले पूरा कर लेना चाहती है। ठीक है, उसके बाद बोला उसको अपने हर एक तैयार किए गए 5 विषयों में से हर एक में 40 मिनट का काम करना है। तो 5 ठो विषय है और प्रत्येक में 40 मिनट का काम है, तो 40 × 5 हो जाएगा कितना, तो 200 मिनट। ठीक है, 40 × 5 हो जाएगा आपको 200 मिनट। तो 200 मिनट का काम उसको करना है। इसके बाद जो इसमें बोल रहा है वो देखिए क्या बोल रहा है। इसके बाद बोला गया कि वह कौन सा अंततम समय है, मतलब अंतिम समय, जब वह अपना गृह कार्य शुरू कर सकती है और उक्त कार्यक्रम से पहले ही वह गृह कार्य समय पर पूरा कर सकती है। तो उसको कितने बजे प्रोग्राम देखना है, तो 10 बजे रात में। 200 मिनट लगेगा। 200 मिनट का मतलब हो गया सीधा सीधा क्या, तो 3 घंटा। 3 घंटा बराबर हो गया 60 × 3 = 180, और 3 घंटा या 20 मिनट। अब हमारे पास जो है ये जब टाइमिंग हो गया हमारा 3 घंटा 20 मिनट, ये जब टाइमिंग हो गया हमारा 3 घंटा 20 मिनट, तो यहाँ पर सिचुएशन जा रहा आगे। अब क्या चीज़ का, तो यहाँ पर सिचुएशन अब आगे जा रहा है कि लिख रहा क्या, वह कौन सा अंततम समय होगा जब वह गृह कार्य शुरू कर सकती है। तो 10 बजे में 3 घंटा 20 मिनट आप घटा दीजिए। 10 बजे में आप क्या करिए, 3 घंटा 20 मिनट घटा दीजिए, हो जाएगा इधर कितना 40 मिनट, और इधर 10 में से इधर 1 घंटा गया, अब 9 घंटा, 9 बजे 9 में से 3 गया तो 6, यानी कि 6:40 में अगर वह काम शुरू करती है तो वह सारा काम पूरा कर लेगी 10 बजे से पहले, यानी कि 10 बजे तक। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 6:40, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। लिख रहा है इसमें, शुक्रवार को नियुक्ति की जगह पर पहुंचकर मुझे यह मालूम हुआ कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया। उसको आज मान लीजिए आना था, ये निर्धारित दिन है, और उससे वो 2 दिन पहले है पहुंच गया, 1 दिन पहले 2 दिन पहले। ठीक है, तो निर्धारित दिन से मैं 2 दिन पहले पहुंच गया था। यदि मैं उसके बाद के बुधवार को पहुंचा होता तो कितने दिन देरी से पहुंचा होता। तो देखिए ये क्या है, शुक्रवार को नियुक्ति की जगह पर पहुंचकर, तो जो आज का दिन है कौन सा, तो शुक्रवार। ये कौन सा दिन हुआ, तो शुक्रवार का दिन हुआ। तो ये जो शुक्रवार को वो जब पहुंचा, शुक्रवार को जब वह पहुंचा तो उसको पता क्या चला कि वह 2 दिन पहले आ गया। सॉरी, यहाँ पर शुक्रवार नहीं होगा, वो 2 दिन पहले हो गया। तो ये 1 दिन और ये 1 दिन 2, यानी कि आज ये हो गया। ठीक है, आज से वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले और 1 दिन ये शुक्रवार, तो 2 दिन पहले वो पहुँच गया जब वो शुक्रवार को पहुँचा था तब। ठीक है, अब क्या बोला कि अगर आगामी बुधवार, आने वाले बुधवार को वो अगर पहुँचता तो कितना दिन देर से पहुँचता। तो ये शुक्रवार, तो ये शनिवार, ये रविवार, उसके बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, तो वह कुल मिलाकर के कितना दिन लेट होता, तो वह कुल मिलाकर के 3 दिन का लेट हो जाता। ठीक है,
तो 3 दिन वह लेट होता, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 3 दिन। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। लिख रहा है इसमें एक्स 6 मार्च 1993 को जन्मा था, यानी कि एक्स का जन्म हुआ था 6 मार्च 1993 को। उसी वर्ष में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया था। तो एक्स का जन्मदिन बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सिचुएशन हमारे पास, वह सिचुएशन में यह कहा जा रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त, अगस्त का महीना, अगस्त 1993, क्योंकि उसी वर्ष का बात किया गया है, तो 1993। और क्या है, 6 मार्च 1993, 6 मार्च 1993। ठीक है, तो बोला गया कि 6 मार्च 1993 को जन्मा था एक्स, और उस वर्ष 15 अगस्त 1993 को जो है शुक्रवार का दिन था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है कि एक्स का जन्म किस दिन हुआ ये बताने के लिए हमको कह रहा है। तो 1993 तो समाप्ति हो जाएगा। अगस्त का कोड होता है कितना, तो 3, और मार्च का कोड कितना हो जाता है, तो ये कोड हो जाता है आपको 4। तो 3 में हम क्या करेंगे, जो मुझे 4 प्राप्त होगा तो +1 करेंगे। ठीक है, 15 में क्या करेंगे, जो 6 होगा तो -9 करेंगे। -9 +1 कितना हो गया, तो -8। -8 में जब आप 7 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, -1 शेषफल होगा। और ये -1 हम क्या करेंगे, शुक्रवार में घटा देंगे। शुक्रवार में -1 कर देंगे ना, तो शुक्रवार में हमने -1 किया, हो गया कौन सा दिन, तो गुरुवार, यानी कि बृहस्पतिवार। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। लिख रहा है एक घन के 5 तरफ निम्नलिखित आकृतियां बनाई गई है। ऊपरी सतह खाली है। सबसे पहले ये हम जो है डाइस बना ले रहे हैं एक। ठीक, अब इसमें जो बोल रहा जा रहा है वो हम करेंगे। तो बोला गया कि ऊपरी सतह खाली है, दीर्घवृत्त यानी कि बड़ा वाला सर्कल, दीर्घवृत्त क्रॉस और त्रिभुज के बीच में है। तो दीर्घवृत्त बड़ा वाला सर्कल जो है ये क्रॉस और त्रिभुज के बीच में है। वर्ग त्रिकोण के दाएं है, तो वर्ग जो है वो त्रिकोण के क्या है, दाएं है। तो त्रिकोण के दाएं यानी कि इधर है वर्ग। दीर्घवृत्त और वर्ग एक दूसरे के आमने सामने, वो तो होगा ही होगा, अल्टरनेट वाला जब गया तो होना ही होना है। वृत्त किस तरफ है, चलिए वो तो बाद की बात होगी। तो सबसे पहले यहाँ हमने क्रॉस दिया, यहाँ मैंने डबल बड़ा सर्कल दिया, यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज और यहाँ पर हो जाएगा वर्ग। और क्या बोला, एक घन के 5 सब तरफ निम्नलिखित आकृतियां बनेंगी। ऊपरी सतह खाली है, तो ऊपर का सतह खाली है। अब पूछा जा रहा है कि वृत्त हम कहाँ लिखेंगे। तो ये चारों का चारों जगह फुल है, ऊपर का जगह खाली है, तो बचा तो नीचे का ही ना जगह, उसी में न वृत्त हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा नीचे की तरफ, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, नीचे की तरफ। क्योंकि ये देखिए ये तो दीर्घवृत्त है, बड़ा वाला सर्कल, तो हमको वृत्त पूछ रहा है, तो वृत्त कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 22। लिख रहा है इसमें प्रश्न में पास पास के अक्षरों के बीच में छूटे हुए अक्षरों की संख्या विशेष नियम का अनुसरण करती है। विकल्पों में से कौन सी संख्या इस दिए गए नियम का पालन करती है। जो नियम दिया गया है उसका पालन करती है, तो यह कौन सा है वह हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है नियम। तो नियम दिया गया है छूटे हुए अक्षरों की संख्या 1 बढ़ जाती है, यानी कि कभी एक अक्षर छूटता है,
फिर आगे चल के 2 अक्षर छूटेगा, फिर आगे 3 अक्षर, फिर 4 अक्षर छूटेगा, फिर 5 अक्षर छूटेगा, फिर 6 अक्षर छूटेगा। इसी प्रकार का बात कहा गया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 2 12 यानी कि 1 लेटर छूटा। 12 3 15, बहुत अच्छा, प्लस 2 प्लस 3 15, 10 2 12, 12 3 15, 15 4 19, बहुत अच्छा। 19 और 5 24, बहुत अच्छा। 24 और 6 30, यानी कि बहुत अच्छा। और आप देख लीजिए इसी में एक एक का क्रम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि 100% वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मुझे अब दूसरा जांच करने की भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, लिख रहा है दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति नेता, सांसद और मकान के संबंध को प्रदर्शित करता है। नेता है और सांसद है, तो सांसद तो नेता होता है, तो कुछ सांसद ऐसा भी होता है जो नेता होता है, ठीक है, सॉरी कुछ सांसद बोल रहे हैं, सारा का सारा सांसद जो है वो क्या होगा, वो तो नेता होगा। तो सबसे पहला चीज़, सारा का सारा सांसद जब नेता होगा तो सारे के सारे सांसद को मुझे नेता के अंदर तो डालना है। तो ये हो गया सारा का सारा सांसद नेता के अंदर। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि मकान, तो मकान तो बाबू अलग होता है। ये संसद भवन तो लिखा नहीं है, जो हम उसको मकान के कैटेगरी में ले आए। सांसद है यानी कि मेंबर जो कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा सदस्य, यानी कि सांसद। संसद भवन नहीं है जो हम इसको बिल्डिंग के रूप में, मकान के रूप में कह देंगे, ये सांसद है। तो होना तो चाहिए ऐसा ही, क्योंकि सारे के सारे सांसद नेता ही होते हैं। और अब ऐसा डायग्राम तो कोई नहीं है, तो जो है उसके अनुकूल हम आंसर डी टिक आउट करेंगे, यानी कि ऑप्शन डी। एक भाग हो जाएगा इधर सांसद और एक भाग हो जाएगा इधर नेता, और ये हो जाएगा आपको मकान, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर है 24, लिख रहा है इसमें प्रश्न में दिए गए कथनों में से विभिन्न तत्वों के मध्य संबंध दर्शाया गया है। कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है, u ग्रेटर देन a और s है लेस देन इक्वल टू t, ठीक है, यानी कि u जो है वो a से बड़ा है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला चीज़, ये दोनों तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये दोनों क्या जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ से तो क्लियर ही नहीं, p बोल रहा है कि मैं a से बड़ा या बराबर हूँ, और p बोल रहा मैं r से बड़ा हूँ। अब यहाँ पर a और r के बीच तो रिलेशन क्लियर हो ही नहीं रहा है कि बड़ा कौन छोटा कौन या कुछ भी बराबर। इसीलिए यहाँ तो पहला ही निष्कर्ष हो गया गलत, क्योंकि यहाँ रिलेशन आगे बन ही नहीं रहा है, तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, ठीक है। इसके बाद s और t है, s यहाँ t यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने के लिए s और a में बराबर है, ठीक है। और अब क्या बोल रहा है, a और p का जब बात आया तो a और p के बीच में तो फिर यही साइन हो गया, और यहाँ पर p और r के बीच में वही साइन हो गया। तो इसी साइन के कारण से यह भी गड़बड़ा गया, यानी कि दूसरा निष्कर्ष भी हो गया गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, और हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, लिख रहा है कुछ डेस्क मेज है, कुछ डेस्क मेज है, ठीक है, कुछ डेस्क मेज है। इसके बाद है कुछ मेज कुर्सियां हैं, कुछ मेज कुर्सी है, कुछ कुर्सियां बेंच है, कुछ कुर्सी बेंच है, कुछ बेंच चारपाइयाँ हैं, और कुछ बेंच जो है वो चारपाइयाँ है, ठीक है। तो अब है इसमें निष्कर्ष 1, कुछ कुर्सियाँ डेस्क है,
कुर्सी यहाँ, डेस्क यहाँ, कुछ कुर्सी डेस्क मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो गलत। दूसरा है कुछ चारपाइयाँ मेज है, चारपाई और मेज मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या? गलत है। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। आंसर इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब यही सिचुएशन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जो है 150 वाले रूल से बना करके देखेंगे कि 150 वाले रूल में ये क्या बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो है कुछ का केस है, तो ये 50, यहाँ भी 50, 50, 50, 50, 50, यहाँ भी 50 और यहाँ पर भी 50। ठीक है, यहाँ भी कुछ का केस है, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। तो कुर्सी और डेस्क है, डेस्क यहाँ पर, कुर्सी यहाँ पर, कॉमन टर्म मिला मेज, और मेज कॉमन टर्म में कम से कम एक 100 होना चाहिए, 100 नहीं है, इसीलिए पहला निष्कर्ष गलत। कुछ चारपाइयाँ मेज है, चारपाई यहाँ पर और मेज है यहाँ पर, कुर्सी कुर्सी कॉमन मिला, कॉमन टर्म में से कम एक क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए, 100 तो नहीं मिला, इसीलिए दूसरा भी गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। आंसर हो जाएगा 25 का ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। लिख रहा है सभी चूड़ियाँ अंगूठियाँ हैं, सभी चूड़ी अंगूठी है, सभी अंगूठियाँ कंगन हैं, सभी अंगूठी कंगन है, कुछ कंगन रत्न है और कुछ कंगन रत्न है, कुछ रत्न पत्थर है, कुछ रत्न जो है वो क्या है? तो वो पत्थर है। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ जो क्वेश्चन जो दर्शाया गया है वो क्वेश्चन में देखिए तो क्या जा रहा है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन इसमें जो क्लियर दिखा रहा है वो दिखला रहा है, देखिए क्या चीज़। तो पहला निष्कर्ष यहाँ पर जा रहा है क्या? तो कुछ पत्थर चूड़ियाँ हैं, तो पत्थर यहाँ पर है, चूड़ी यहाँ पर है, क्या कॉमन मिल रहा है? मतलब ये अटैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो गलत। दूसरा क्या है? दूसरा है कुछ रत्न अंगूठियाँ हैं, रत्न है बाबू यहाँ पर और अंगूठी है यहाँ पर, कॉमन तो कंगन से हो रहा है, अंगूठी से तो हो नहीं रहा है, तो ये भी क्या? गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत। 26 का आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है, अब यही क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे 150 वाले रूल से देखेंगे कि 150 वाले रूल में ये क्या हो रहा है। तो सभी का केस है, तो चूड़ियाँ हो जाएगा आपको 100, अंगूठी हो जाएगा 50, अंगूठी हो जाएगा 100, कंगन हो जाएगा 50, कंगन 50, रत्न 50, रत्न 50, पत्थर 50, कुछ पत्थर 50, चूड़ी 50, रत्न 50 और अंगूठी भी 50। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं कि पत्थर और चूड़ी, तो पत्थर और चूड़ी का रिलेशन निकालना है। तो चूड़ी है यहाँ पर, पत्थर है यहाँ पर, कॉमन टर्म यहाँ तो ठीक है 100 भी मिल गया, लेकिन यहाँ पर कंगन तो मिला, लेकिन कंगन में कोई भी 100 नहीं होने के कारण यह रिलेशन आगे नहीं बढ़ सकता है, इसीलिए पहला निष्कर्ष हो गया गलत। दूसरा है
कुछ रत्न अंगूठियां हैं, रत्न है और अंगूठी, रत्न यहाँ पर, अंगूठी यहाँ पर, कंगन कंगन कॉमन मिला, लेकिन दोनों कॉमन जो है वो 50-50 है, कम से कम एक 100 होना चाहिए था, इसीलिए दूसरा भी गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन है, लिख रहा है इसमें सभी ट्राउजर पैंट है, सभी ट्राउजर जो है वह पैंट है, कुछ पैंट कमीज है, कुछ पैंट कमीज है, सभी कमीज बटन है, सभी कमीज जो है वो 20 बटन है, कुछ बटन धागे, कुछ बटन जो है 20 धागे हैं। ठीक है। तो निष्कर्ष है कि कुछ धागे पैंट हैं, कुछ धागा जो है वो पैंट है। अटैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो गलत। दूसरा निष्कर्ष है इसका, कुछ बटन ट्राउजर हैं, बटन यहाँ पर, ट्राउजर यहाँ पर, अटैच हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो ये भी क्या? गलत। तो पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन सी। अब यही चीज़ 150 वाले रूल से हमको देखना है। तो इसमें देख रहे हैं ट्राउजर है तो सभी 100 हो गया, पैंट हो गया 50, यहाँ पर पैंट 50, कमीज भी 50, यहाँ पर कमीज 100, यहाँ पर बटन 50, यहाँ पर बटन हो जाएगा 50 और धागा भी हो जाएगा 50। ठीक है। तो कुछ धागे पैंट हैं, धागा यहाँ पर और पैंट यहाँ पर, कॉमन टर्म तो मिला कमीज, कमीज तो ठीक है, यहाँ तक 100 भी मिल गया एक ठो, बटन और बटन कॉमन तो मिला, लेकिन दोनों कॉमन में से कोई भी 100 नहीं होने के कारण पहला निष्कर्ष हो गया आपको गलत। दूसरा है कुछ बटन ट्राउजर है, बटन यहाँ पर और ट्राउजर आपको यहाँ पर, पैंट पैंट कॉमन मिला, दोनों पैंट हुआ 50, कॉमन टर्म में कम से कम 100 होना चाहिए, दोनों 50 है यहाँ पर, तो ये भी रिलेशन गड़बड़ हो गया, तो दोनों निष्कर्ष हुआ गलत। तो पहला निष्कर्ष भी गलत, दूसरा निष्कर्ष भी गलत, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लिख रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में उत्तर आकृतियों में से कोई एक आकृति फिट करने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाता है, तो सही उत्तर आकृति का चयन करें। तो सही उत्तर आकृति तो यहाँ पर बस एक ही ठो है और उसका नाम है आकृति ऑप्शन सी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये डिज़ाइन जो है, ये डिज़ाइन तो यहाँ भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन ये आप देखिए ये जो तिरछा है, इस तिरछा में और इस तिरछा में और ये तो तिरछा है ही नहीं, इसमें और इसमें अंतर है। और ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला डिज़ाइन तो एकदम पूरा का पूरा इसमें मैच कर रहा है, इसमें तो मैच कर भी नहीं सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, लिख रहा है प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न आकृति, ये प्रश्न आकृति है, ठीक है, तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृति और ये हो गया उत्तर आकृति दी गई है। जब प्रश्न आकृति एक स्थान 90 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमेगी तो वह किस प्रकार से दिखेगी, उसे उत्तर आकृति में से चुनिए। यानी कि हम इसको वामावर्त दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज हम इसको क्या करने वाले हैं, तो 90 डिग्री घुमाने वाले हैं। तो 90 डिग्री जब ये घूमेगा तो ये तो यहाँ आ जाएगा, तो ये वाला जो यहाँ आएगा तो सिंपल सी बात है, ये अपोजिट में है तो ये वाला इधर जाएगा, तो ये दोनों सही जा रहा है, ये तो नहीं, ये तो जैसे प्रश्न है उसी प्रकार से ये वाला, आप ये वाला लाइन को फोकस कीजिए। ठीक है, कि ये जब यहाँ आएगा 90 डिग्री एंटी क्लॉक में तो ये वाला ऊपर जाएगा, तो ये तो सही जा रहा है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि ये देखिए ये उधर घुमाने का बात कर रहा है और उधर घुमाने पर ही ऐसा हो सकता है, तो ये भी गलत, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, ये तो क्लॉकवाइज ना हो जाएगा, हमको वामावर्त घुमाना, हमको तो ऐसे घुमाना है। ठीक है, सी भी नहीं हुआ और डी तो जैसे यहाँ वैसे यहाँ, तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न में वह उत्तर आकृति चुनिए, वह उत्तर आकृति चुनिए जो बिना दिशा बदले प्रश्न आकृति के सदृश हो, यानी कि प्रश्न आकृति के तरह ही दिखता हो और बिना दिशा बदले हुए उसमें कोई भी दिशा परिवर्तन नहीं करना है। आप इसमें देख रहे हैं कि निचला हिस्सा इसका वाइट है, तो यहाँ पर तो निचला हिस्सा ब्लैक है, तो ख़त्म, वाइट है, वाइट है, वाइट है,
तीनों में निचला हिस्सा वाइट है और तीनों का ये वाला जो डिज़ाइन है वो देखिए एक समान है, टोटल का टोटल। अब इसमें एक लाइन है, इसमें दो लाइन है, इसमें कोई भी लाइनिंग नहीं है। इसमें आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में एक लाइन है ये, तो जब यहाँ एक लाइन है तो यहाँ है, यहाँ पर तो दोनों साइड लाइन है, यहाँ पर कोई लाइन नहीं है, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? बहुत ही अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब।